हेलो एस्पायरेंट्स, 2 अगस्त की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 16 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है एलईटी कमांडर किल्ड इन वैली। तो ये है मिस्टर अबू दुजाना। तो ये एलईटी के ऑपरेशनल कमांडर थे और इनके एसोसिएट दोनों का एनकाउंटर हुआ है। दे हैव बीन गन्ड डाउन बाय सिक्योरिटी फोर्सेस इन जम्मू एंड कश्मीर, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस कह रहे हैं कि इनका ट्रिमेंडस लोकल सपोर्ट था, इनको बहुत सारा लोकल यहाँ पे सपोर्ट करते थे। और इसके एनकाउंटर के बाद इवन यहाँ पे स्टूडेंट्स क्लैशेस हो रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, और यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को 2 दिन के लिए बंद किया गया है सारी। इवन इंटरनेट और रेल सर्विसेज को स्टॉप कर दिया गया है। तो वो है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में। ये जो जुलाई 2016 में, 1 साल पहले, जो ये मिलिटेंट थे बुरहान वानी, एलईटी कमांडर थे, इनके एनकाउंटर के बाद हमने देखा है कि जम्मू एंड कश्मीर में सिक्योरिटी स्टेटस सिचुएशन जो है काफी डिटीरियरेट हो गया। काफी स्टूडेंट प्रोटेस्ट, वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे थे और हमने काफी कुछ देखा है ओवर द ईयर। तो अब और एक ये एनकाउंटर हुआ है यहाँ पे। फिर अगला न्यूज आइटम है पनगरिया क्विट्स नीति आयोग। तो ये है नीति आयोग के बारे में, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये नीति आयोग बनाया गया था रिप्लेसिंग द प्लानिंग कमीशन। तो ये गवर्नमेंट थिंक टैंक है, काफी सारे इनकी रिपोर्ट्स है, हमने व्यू पॉइंट्स कई बार डिस्कस किया है। इनके वाइस चेयरमैन है मिस्टर अरविंद पनगरिया। तो ये एक्चुअली प्रोफेसर है कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, और ये इनको जनवरी 2015 में अपॉइंट किया गया था वाइस चेयरमैन। चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। जैसे प्लानिंग कमीशन में भी प्राइम मिनिस्टर ही उसके चेयरमैन होते थे, तो नीति आयोग के चेयरमैन भी प्राइम मिनिस्टर खुद ही है। तो अब वो कह रहे हैं कि वो फिर से यूएस रिटर्न होना चाहते हैं और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लीव का एक्सटेंशन अब और नहीं मिल रहा है। तो ये उन्होंने सामने रखा है व्यू पॉइंट, और प्राइम मिनिस्टर से रिलीफ मांगते हैं। और वो इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक पर्सनालिटी है ये। इवन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF, UNCTAD, यहाँ पे भी इन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया है, वहां पे भी उनके साथ काम किया है। और इन्होंने अभी रिसेंटली भी काफी सारे व्यू पॉइंट्स दिए हैं, जैसे इवन एयर इंडिया, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयर इंडिया का जो इनिशिएटिव है, इवन लेबर रिफॉर्म, सिक PSUs के ऊपर स्टेप्स लेना। तो इसके ऊपर इवन RSS अफिलिएटेड जो भारतीय मजदूर संघ है, उन्होंने भी इनको काफी क्रिटिसाइज और अक्यूज किया है कि कॉर्पोरेट्स के साथ मिलके वो एजेंडा यहाँ पे इंडिया में फॉरवर्ड करना चाहते हैं कि कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को यहाँ पे बेनिफिट हो। तो ये एलिगेशंस भी उनपे लगाए गए। फिर अगला न्यूज आइटम है विथ रेट्स लो इट इज इजियर टू बाय देन रेंट स्मॉल होम्स। तो ये एक्चुअली प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के बारे में है। तो ये जो हाउसिंग फॉर ऑल, ये प्रोग्राम के अंदर टारगेट है कि 2022 तक हाउस घर सबके पास होना चाहिए, 75th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है। मतलब जब आप होम लोन लेते हो तो जितना इंटरेस्ट आपको पे करना होगा उसके अंदर सब्सिडी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 4% सब्सिडी है, तो अगर 8% इंटरेस्ट है तो आपको सिर्फ 4% ही पे करना होगा। ऐसे 4% गवर्नमेंट सब्सिडाइज करे। तो ये स्कीम में मेजर कंपोनेंट यही है, इंटरेस्ट सब्सिडी का जो एक कंपोनेंट है। तो यहाँ पे उसके लिए काफी एंडोर्समेंट्स किए गए हैं, और ये भी वही बता रहे हैं कि जो रेंट्स आप पे करके घर में रहोगे छोटे घरों में, उससे चीपर होगा कि आप खरीद लो घर। क्योंकि अभी हाउसिंग प्राइसेस भी रियल एस्टेट में कम है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से कोई राइज नहीं हुआ है, मतलब प्राइसेस राइज नहीं हुए। प्लस अभी इंटरेस्ट सब्सिडी मिल रही है, तो उस वजह से ये काफी चीप हो गया है। तो वही है, और ये सिर्फ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए नहीं है, लो इनकम ग्रुप्स के लिए नहीं है, इवन मिडिल इनकम ग्रुप्स अप टू एन एनुअल इनकम ऑफ 18 लाख पर एनम, इतना फैमिली इनकम भी है, उनके लिए भी ये स्कीम है। अप टू इवन प्रॉपर्टी साइज अप टू 1100 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया, तो उनको भी इंटरेस्ट सब्सिडी मिल रही है अंडर दिस स्कीम, इसीलिए इसको एंडोर्स किया जा रहा है। तो वही है, यहाँ पे डिटेल्स दिए गए हैं कि इंटरेस्ट कितना पे करना होगा। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर आपका फैमिली एनुअल इनकम अप टू 6 लाख है तो आपको मैक्सिमम लोन अमाउंट 6 लाख मिल सकता है, इंटरेस्ट सब्सिडी होगी 6.5%। मतलब ये होम लोन रेट जैसे एवरेज दिए गए कि अप टू 30 लाख अगर का लोन आप लेते हैं, अगर सैलरीड बाय, तो उनके लिए होम लोन जैसे फॉर एग्जांपल 8.4% है, तो 8.4% माइनस 6.5% मींस लेस देन 2% इंटरेस्ट पे आपको घर मिल सकता है। जैसे एनुअल इनकम बढ़ती है वैसे इंटरेस्ट सब्सिडी कम हो रही है, 4% है, और 12 to 18 लाख के अंदर 3% इंटरेस्ट सब्सिडी है। तो ये फिर अगला न्यूज आइटम है पैनल टू ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल, सुप्रीम कोर्ट टोल्ड।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑन राइट टू प्राइवेसी, वेदर राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट और नॉट, क्या ये फंडामेंटल राइट है या नहीं। तो इसके ऊपर 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे इसके ऊपर एजुडिकेट करने वाली है। एक्चुअली आधार के ऊपर केस है कि क्या आधार राइट टू प्राइवेसी वायलेट कर रहा है कि नहीं। तो वो केस 5 जज बेंच के सामने है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने और एक 9 जज बेंच पहले बनाई है और वो कह रहे हैं कि हम पहले 9 जज बेंच में ये डिसाइड करेंगे कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है या नहीं। पहले ये डिसाइड हो जाए, फिर आधार केस पे जाया जाएगा कि आधार राइट टू प्राइवेसी को वायलेट कर रहे हैं नहीं। तो ऐसे ये किया गया। ये ऑलरेडी हमने जुलाई में डिस्कस किया। 9 जज बेंच इसलिए है क्योंकि अर्लियर बेंचेस ने 8 जज बेंच तक ने भी पहले एजुडिकेट कर दिया है कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट नहीं है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट उस जजमेंट को ओवरराइट करना चाहती है तो लार्जर बेंच की जरूरत होती है, इसलिए 9 जज बेंच बनाया गया ताकि दे आर फ्री टू डिसाइड करना है या नहीं करना, राइट टू प्राइवेसी को कैसे डिक्लेयर करना है। तो इधर सुप्रीम कोर्ट के सामने गवर्नमेंट अपना पिटिशन रख रही है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, और इनके लिए ये इवन यूआईडीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यूआईडीआई इज गवर्नमेंट अथॉरिटी, द अपेक्स बॉडी फॉर आधार इम्प्लीमेंटेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो वो कह रहे हैं कि राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट नहीं डिक्लेयर करना चाहिए। और वो ये भी बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि हमने एक डेटा प्रोटेक्शन बिल ड्राफ्ट करने के लिए कमिटी भी अपॉइंट की है। तो कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स लेड बाय फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस बीएन श्री कृष्णा ये अपॉइंट की गई है अभी 31 जुलाई 2017 को। तो ये की डेटा प्रोटेक्शन प्रॉब्लम्स क्या है वो देखेगी और ये ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल सजेस्ट करेगी। तो ये वैसा ही बिल होगा जैसे टेक्नोलॉजी न्यूट्रल ड्राफ्ट प्राइवेसी बिल जो सबमिट किया गया था, एक पहले भी कमिटी बनाई गई है विच वाज हेडेड बाय फॉर्मर दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, दैट इज जस्टिस एपी शाह। तो ये प्लानिंग कमीशन ने अपॉइंट की थी 2012 में। तो जैसे उन्होंने ये बिल दिया है, ड्राफ्ट बिल दिया है, तब उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो अब ये बीएन श्री कृष्णा कमेटी भी एक बिल बनाएगी, ऐसा ही बिल, और हम उसको पास करने वाले हैं क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन एक मेन कंसर्न है। क्योंकि जो राइट टू प्राइवेसी है, मतलब आप जो भी अपना डेटा है ऑनलाइन, तो प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट, उनके हाथ में अगर डेटा है तो उसका प्रोटेक्शन के लिए क्या प्रोविजंस किए जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, देन ओनली प्राइवेसी कैन बी अपहेल्ड। तो ये एक इंपॉर्टेंट की लिंक फैक्टर है। तो ये पॉइंट भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है और वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट नहीं हो सकती, उनको ये नहीं एजुडिकेट करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये फंडामेंटल राइट में हम डिक्लेयर कर सकते हैं क्योंकि ये यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर भी स्पेसिफिकली मेंशन्ड है आर्टिकल 12 में कि प्राइवेसी इज एन इनएलिएनेबल ह्यूमन राइट। तो अगर वो ह्यूमन राइट है तो हम उसको फंडामेंटल राइट के अंदर भी रीड कर सकते हैं। तो ये एक जस्टिस नरीमन ने पॉइंट्स रखा कि अगर ये समय की जरूरत है तो हम ये कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ये ना हो, राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट ना डिक्लेयर किया जाए। वो कह रहे कि इससे आप जो है वो इट एडवाइज्ड अगेंस्ट द एक्सपेंडिंग। वो कह रहे हैं कि ये इट वुड रिक्वायर लेजिस्लेटिव डेलिब्रेशंस। तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नहीं, हमारे पावर में है जो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे इंटरप्रेट करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हर बार राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफी सारे राइट्स इंटरप्रेट किए। इफ यू हैव अ राइट टू लाइफ, अगर आपको जीने का हक है तो आपको डिग्निटी से जीने का हक है, आपको एजुकेशन होना चाहिए, हेल्थ राइट होनी चाहिए, और इवन राइट टू प्राइवेसी होनी चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। तो इट्स ऑल इंटरप्रेटेड के राइट टू लाइफ में काफी सारी राइट्स वो इंटरप्रेट करते हैं कि ये ऑलरेडी राइट्स इसके अंदर इनहेरेंट है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट वही कह रही है कि अगर यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी अगर ये डिक्लेयर कर रहे हैं प्राइवेसी इज इनएलिएनेबल ह्यूमन राइट, तो ये हमारी ड्यूटी है। It's not the duty of the legislature, it's the duty of the court to interpret the law. So we can indeed, he says, privacy can indeed be read into the constitution as a fundamental right. तो ये है, पर गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट ये है कि फंडामेंटल राइट नहीं दिया जाए प्राइवेसी को, क्योंकि इसकी वजह से फिर गवर्नमेंट के एफर्ट जो है गुड गवर्नेंस के लिए वो अफेक्ट हो गए। अब वो कैसे अफेक्ट हो गए, क्योंकि आधार जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो उधर डेटा लिया जाएगा, तो ये डेटा वायलेट ना करे राइट टू प्राइवेसी को। तो अगर फंडामेंटल राइट होगा राइट टू प्राइवेसी, तो सिटीजन्स कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट अगर उनकी कोई राइट वायलेट होती है। तो गवर्नमेंट चाहती है कोई हिंड्रेंस ना हो, कोई उनको क्वेश्चन ना करे, तो इसीलिए वो अगेंस्ट है कि फंडामेंटल राइट नहीं डिक्लेयर करना चाहिए। सो ऑफकोर्स जब किसी को दिक्कत होगी तभी वो सामने केस रखेंगे, राइट। तो अब देखते हैं इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स तो हो रहे हैं। और ये है राइट टू प्राइवेसी अंडर ह्यूमन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स।
सकते। प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। देन नेक्स्ट इज OCI स्टूडेंट्स कैन सीक एडमिशंस टू डीम्ड यूनिवर्सिटीज। तो ये है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये एक कैटेगरी है जिसको गवर्नमेंट ने बनाया है, और कर्नाटका हाईकोर्ट के सामने ये आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं कि जो नीट एग्जाम है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, तो ये एग्जाम इवन OCI स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं। तो उन्होंने ये एग्जाम्स दिए हैं, पर क्या ये मैनेजमेंट कोटा सीट्स के लिए भी एलिजिबल है? क्योंकि डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ये मैनेजमेंट कोटा सीट्स के लिए एडमिशंस की काउंसलिंग राउंड, सेकंड राउंड काउंसलिंग का चल रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने अलाउ नहीं किया, इसलिए ये स्टूडेंट सामने आए हैं। और अभी कर्नाटका हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज को कि OCI स्टूडेंट्स काउंसलिंग के लिए और एडमिशंस के लिए एलिजिबल है। और ये उन्होंने कहा है आफ्टर दी रिपोर्ट फ्रॉम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। उन्होंने अपना सबमिशन किया कि OCI स्टूडेंट्स को सारे एलिजिबिलिटी है सेम एज NRI स्टूडेंट्स, तो वो सारे गवर्नमेंट, मैनेजमेंट, NRI कोटा के लिए एडमिशंस के लिए एलिजिबल है। तो यही उन्होंने यहाँ पे रूलिंग दिया है। तो MCI ने कहा है उनके ऊपर कोई बात नहीं है, क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट के अंदर नोटिफिकेशन लाया गया है, तो उस वजह से इनको ये राइट्स मिलती है। तो ऑफकोर्स ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कैटेगरी क्या है वो समझना चाहिए। तो वही है, दो कैटेगरीज एक्चुअली है, PIOs एंड OCIs, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो ये क्या होते हैं? दोनों फॉरेनर्स है, फॉरेन नेशनल्स है, मतलब इंडियंस नहीं है, उनके पास फॉरेन सिटीजनशिप है, इंडियन सिटीजनशिप नहीं है। तो अगर फॉरेन सिटीजन है जिनके पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट इंडिया में पैदा हुए थे या इंडिया के परमानेंट रेसिडेंट थे, तो वो फॉरेन सिटीजन है, वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाते हैं, प्रोवाइडेड वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, भूटान, नेपाल, ईरान और श्रीलंका के सिटीजन्स ना। तो ये एक्सेप्शन है थोड़े स्टेट्स के, बाकी सारे जो फॉरेन सिटीजन है उनको ये PIO स्टेटस दिया जाता है। तो अगर वो ऐसे PIO पर्सन के स्पाउस भी है, उनको भी PIO कार्ड दिया जाता है। तो ये PIO स्टेटस, PIO कार्ड इशू किया जाता है, और जो ये PIO कार्ड होल्डर्स हो गए उनको बेनिफिट्स मिलती है। OCIs क्या है? OCIs भी फॉरेन नेशनल्स है, लेकिन जो वो फॉरेन नेशनल्स यहाँ पे इंडियन ओरिजिन है, मतलब 3 जनरेशन तक, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ग्रेट पेरेंट, पेरेंट, अगर वो 3 जनरेशन में कहीं भी वो इंडियन ओरिजिन ट्रेस करते हैं तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। लेकिन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इज फॉरेन नेशनल, अगेन उनके पास पासपोर्ट फॉरेन कंट्री का है, सिटीजनशिप फॉरेन कंट्री का है, पर वो खुद कोई टाइम पे इंडियन सिटीजन रहे हैं, या वो कोई टाइम पे इंडियन सिटीजन बनने के लिए एलिजिबल थे फ्रॉम 26 जन 1950, तो उनको OCI कार्ड दिया जाता है, इशू किया जा सकता है। तो ये है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये है। तो इवन माइनर चिल्ड्रन ऑफ सच पीपल, उनको भी OCI कार्ड दिया जाता है। इधर भी एक्सेप्शन है, पाकिस्तान, बांग्लादेश के नेशनल्स को ये कार्ड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एट सम पॉइंट ये पार्ट ऑफ इंडिया भी थे ये रीजन्स, पर उनके लिए एलिजिबिलिटी नहीं। तो ये यहाँ पे बेनिफिट्स दिए गए हैं। तो बेनिफिट्स ये है कि PIOs के लिए कि वो उनको वीजा की जरूरत नहीं होती, वो इंडिया को 15 इयर्स पीरियड के लिए विजिट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं फॉर 15 इयर्स। जब से PIO कार्ड इशू किया गया, वीजा नहीं लगेगा, मैक्सिमम वो 180 डेज तक रह सकते हैं इवन विदाउट रजिस्ट्रेशन विद फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, पर उसके बियॉन्ड रहना है तो उनको रजिस्टर करना होगा। और सेम राइट्स है जैसे NRIs को राइट्स दिए जाते हैं, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, एजुकेशनल बेनिफिट्स जो दिए जाते हैं वो इनको भी मिलेंगे, और भी आगे भी जो बेनिफिट्स NRIs को दिए जाएंगे वो PIO होल्डर्स को भी, कार्ड होल्डर्स को भी मिलेंगे। और OCI सिटीजन्स के लिए और बेनिफिट्स है, जैसे कि इनको मल्टीपर्पज, मल्टीपल एंट्री, लाइफ लॉन्ग वीजा मिलती है। एक बार OCI कार्ड है तो कितनी भी बार, कोई भी टाइम पे, कितने भी टाइम तक इंडिया में रह सकते हैं। पुलिस रिपोर्टिंग नहीं करना होता, कितनी भी देर के लिए इंडिया में रह रहे हैं उनको पुलिस रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है, उनको सारे वही राइट्स मिलती है इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, एजुकेशनल फील्ड्स में, वो सारे राइट्स हैं उनको, एक्सेप्ट राइट टू अक्वायर एग्रीकल्चरल प्लांटेशन प्रॉपर्टीज, बाकी सारी राइट्स उनको NRIs की तरह मिलती है। तो ये है। तो ये हम इंडिया में काफी प्रमोट करते हैं, एक्सटेंडिंग अ हैंड, कि जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है उनको हम और क्लोज लाए इंडिया से। हम प्रवासी भारतीय दिवस हर साल जनवरी में सेलिब्रेट करते हैं, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। तो दिस इज हाउ वी स्प्रेड आवर इन्फ्लुएंस, जहां वो जिस नेशंस में है वहां पे भी हमारा कॉन्टैक्ट रहता है। फिर अगला है वेयर टाइगर्स विल नॉट डेयर। तो ये है रिगार्डिंग प्रणहिता प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे कनाल डेवलप किया जा रहा है। प्रणहिता एक पेरेनियल रिवर है, मतलब वो कंटिन्यूअसली फ्लो करती है, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, रिवर गोदावरी, और ये गोदावरी बेसिन दिखाया गया है। तो यहाँ पे ये महाराष्ट्र स्टेट है,
बाकी जो स्टेट्स है जैसे जहाँ जिसमें गोदावरी बेसिन है, तो ये है आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश में एक्चुअली ऊपर तेलंगाना हो गया, अब ऊपर का पार्ट ये तेलंगाना स्टेट है ऊपर। ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश स्टेट्स है। तो यहाँ पे ये प्रणहिता रिवर यहाँ दिखाई गई है, ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। तो ये मेन गोदावरी रिवर यहाँ है और ये प्रणहिता रिवर इसको ज्वाइन करती है। तो यहाँ पे टाइगर रिजर्व्स भी है, जैसे तड़ोबा आंध्री टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में। इवन इंद्रावती, ये इंद्रावती रिवर है, यहाँ पे भी एक टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ का। प्लस यहाँ पे आंध्र प्रदेश में भी तेलंगाना में भी यहाँ पे टाइगर रिजर्व है, कवल टाइगर रिजर्व। तो ये टाइगर रिजर्व जो है इनको कनेक्ट करते हुए टाइगर कॉरिडोर्स बनाए जाते हैं ताकि टाइगर्स फ्रीली मूव कर सके बिटवीन दिस टाइगर रिजर्व। तो ये टाइगर कॉरिडोर रीजन अफेक्ट होगा क्योंकि प्रणहिता कनाल प्रोजेक्ट जो तेलंगाना स्टेट डेवलप कर रही है, तो इस वजह से ये टाइगर कॉरिडोर्स अफेक्ट होने वाले हैं। यहाँ पे जो है ट्रीज भी यहाँ पे फॉल हो गए और यहाँ पे जो रीजन है 480 हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट पे ये अफेक्ट करेगा इन द टाइगर कॉरिडोर। तो इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि इको ब्रिजेस बनाए जाएंगे, रेमेडियल इको ब्रिजेस, हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो ये इको ब्रिजेस हो गए कि कनाल के ऊपर से ये सैंड डाल के यहाँ पे ग्रीन ग्रास ग्रो करके ऐसे ब्रिज बनाया जाए ताकि फिर कनाल होते हुए भी ये टाइगर्स मूव कर सके, कमोफ्लेज करते हुए, इसको ढाकते हुए, दिखे ना के कनाल है ऐसे करके। तो ये प्लान्स है। तो लेकिन इन्वायरमेंटलिस्ट इसके अगेंस्ट है, वो कह रहे कि इससे टाइगर पॉपुलेशन को एडवर्सली अफेक्ट होगा। तो ये है। और यहाँ पे ये टाइगर रिजर्व्स भी है, कौन से कंट्री में, कौन से स्टेट में कौन से टाइगर रिजर्व्स है ये भी पता होना चाहिए, यूपीएससी प्रीलिम्स में भी ऐसे सवाल आते हैं। तो ये 3 टाइगर रिजर्व्स के टाइगर कॉरिडोर के बारे में है। ये कनाल ऑलरेडी प्लान किया गया है, ये प्रणहिता प्रोजेक्ट का कनाल प्रोजेक्ट जो है ये 10 इयर्स अगो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे डिगिंग भी काफी सारे स्ट्रेचेस में हो चुकी है और नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इनको इवैल्यूएट करके, इसके प्रोज ऑन कॉन्स इवैल्यूएट करके इनको परमिशन देगी आगे। तो ये इको ब्रिजेस प्रपोज किए गए हैं। तो वही है। फिर यहाँ पे अगला न्यूज आइटम है जीआई टैग नीड ऑफ द आवर फील्ड चिरला सिल्क वीवर्स। तो ये चिरा जो है इसका मतलब होता है साड़ी। तो ये आंध्र प्रदेश में ये रीजन है चिरला। तो यहाँ पे जो वीवर्स है सिल्क साड़ी व्यू करते हैं, तो ये यहाँ पे वो कहते हैं कि हमारा ये सेंचुरीज ओल्ड आर्टिस्टिक लेगेसी जो कंटिन्यू हो रहा है। इवन मार्को पोलो जो इटालियन ट्रैवलर थे, उन्होंने भी अपने ट्रैवलॉग में इस सिल्क वीविंग के बारे में, उनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया है। इवन ये सिल्क साड़ीज जो बनाते हैं ये फोल्ड करके आप एक मैच बॉक्स में भी रख सकते हैं, ऐसी भी साड़ीज इन्होंने यहाँ मैन्युफैक्चर की है। तो ये डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश में कि इनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाए। तो ये जीआई टैग दिया जाता है ताकि एक सिग्निफिकेंस होता है कि ये पर्टिकुलर रीजन की ये चीज है, कमोडिटी है। तो इससे उनको बेनिफिट मिलेगा, वो कम्पीट बेटर कर पाएंगे क्योंकि पावरलूम इंडस्ट्री से वगैरह उनको कंपटीशन है, काफी वो अफेक्ट हो रहे हैं फिलहाल। और काफी एरियाज में उन्होंने अभी मैन्युफैक्चरिंग क्विट भी कर दिया है। पहले वो लुंगीज, धोतीज, ब्लैंकेट्स भी बनाते थे पर अब उन्होंने वो स्टॉप कर दिया है। तो वो कह रहे हैं कि हमें जीआई टैग दिया जाए ताकि हम बेटर कॉम्पीट और सर्वाइव कर सके। वो एग्जाम्पल दे रहे हैं जैसे मंगलगिरी साड़ीज जो है उनको जीआई टैग दिया गया था आंध्र प्रदेश में, तो उस वजह से उनको बेनिफिट हुआ है, उनका वैल्यू एडिशन हुआ है उनके मार्केट्स में। तो इसीलिए वो भी ये सेम जीआई टैग डिमांड कर रहे हैं। तो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है जो गवर्नमेंट ही देती है। तो यहाँ पे वो मार्केट रिकॉग्निशन मिलता है, वो प्रीमियम प्राइस भी ले सकते हैं और मार्केट उनका बेनिफिट मिलता है उनको कि ज्यादा मार्केट मिलती है उनकी कमोडिटीज को। और जो जीआई टैग्स के कमोडिटीज है जो इंडिया में, वहाँ पे यहाँ पे लिस्ट दी गई है। तो ये सारी काफी सारी कमोडिटीज है जैसे मैसूर सिल्क वगैरह, इवन तिरुपति लड्डूज, ये सारे मधुबनी पेंटिंग्स, ये सब जीआई टैग है। काफी लंबी लिस्ट है ये एक्चुअली। तो फर्स्ट जीआई प्रोडक्ट जो था वो था इन 2004-45 दार्जिलिंग टी। तो 2004-5 में इसको ये टैग दिया गया था। प्लस उसके बाद काफी सारी 2010 तक 184 थी, अब तो काफी ज्यादा लिस्ट है। तो आपको हर एक नहीं याद रखनी है पर एटलीस्ट प्रोमिनेंट वंस और क्या है इसमें आप देख सकते हैं। काफी सिल्क्स भी है जैसे बनारसी सिल्क, चंदेरी सिल्क, ये सारी भी जो है जीआई कमोडिटीज है। तो ये पोचमपल्ली सिल्क वगैरह, तो काफी साड़ीज को भी दिया गया है। जैसे मंगलगिरी साड़ीज भी हमने डिस्कस किया, ये भी ज्योग्राफिक इंडिकेशन दिया गया है। फिर ये है रिगार्डिंग मार्को पोलो। तो जो एंशियंट ट्रैवलर थे वेनिस से, इटली से, तो ये ट्रैवल किया था उन्होंने साउथ इंडिया में और ये सिल्क रूट से उन्होंने ट्रैवल किया था और
मंगोलिया भी उन्होंने विजिट किया था, यहाँ पे जो मंगोल एम्पायर था अंडर चेंगिस खान, वहां पे उन्होंने विजिट किया था, चाइना भी विजिट किया था उन्होंने। तो उन्होंने साउथ इंडिया में भी काफी सारे अपने ट्रैवलॉग में मेंशन किया है डिटेल्स। फिर अगला न्यूज आइटम है पीरियड ऑफ रामायणा एंड एज ऑफ एडम्स ब्रिज इज सेम स्कॉलर। तो ये एक प्रोमिनेंट स्कॉलर है जिन्होंने कहा है कि जो एडम्स ब्रिज है इसका जो एज है और रामायणा जो लिखी गई थी उसका जो पीरियड है वो सेम है, ये दोनों का पीरियड सेम है, ये असर्ट किया गया है। तो एडम्स ब्रिज क्या ये पता होना चाहिए, ये एडम्स ब्रिज यहाँ दिखाया गया मैप में, तो ये इंडिया और श्रीलंका दोनों के बीच में यहाँ पे ये स्टोन स्ट्रक्चर है। तो ये स्टोन स्ट्रक्चर अराउंड 30 to 32 सैंड बार्स है, डिटैच सैंड बार्स है, अलग अलग सेपरेट सैंड बार्स है, अराउंड 30 किलोमीटर लॉन्ग है ये। इसको इवन राम सेतु कहा जाता है एटम्स ब्रिज को। तो ये जो है यहाँ पे ये माना जाता है कि ये मैन मेड स्ट्रक्चर है, ये खुद लॉर्ड राम ने बनाया था जब उनको एडम्स ब्रिज क्रॉस करना पड़ा, मतलब उनको क्रॉस करना पड़ा फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका, क्योंकि जो है रामायण में कि लॉर्ड राम की वाइफ सीता को रावण जो श्रीलंका के राजा थे उन्होंने कैप्चर कर लिया था। तो उनको रिलीज करने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए वो जब श्रीलंका गए तो उन्होंने एडम्स ब्रिज बनाया। तो ये ऐसी स्टोरी है। तो यहाँ पे जो ये माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट है इधर, तो ये बिलीव किया जाता है कि एडम्स ब्रिज जो है वो लॉर्ड राम ने खुद बनाया है, मतलब वो मैन मेड स्ट्रक्चर है, वो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये उन्होंने ये प्रूव किया, ये कहा है कि एडम्स ब्रिज और रामायण का टाइम सेम था, लेकिन ये वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर और रिसर्च करनी चाहिए कि क्या ये मैन मेड स्ट्रक्चर्स है या नहीं। So there is further exploration needed to ascertain whether these are man-made structures. तो ये उन्होंने कहा है। तो ये रीजन काफी न्यूज में रहा है, ये देखो आप देख सकते हैं धनुषकोडी से लेके ये तलाई मन्नर, तो ये मन्नार आइलैंड है और यहाँ पे ये रामेश्वरम पंबन आइलैंड है इंडिया का। तो ये दोनों के बीच में ये एडम्स ब्रिज आता है, पाक बे यहाँ लोकेटेड है। तो ये काफी प्रोमिनेंटली न्यूज में रह चुका है पहले भी, क्योंकि सेतु समुद्रम कनाल प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया था। तो इंडिया का जो ट्रेड रूट है वाटर बॉडी से जो पास होता है, तो इंडिया से ये ट्रेड रूट श्रीलंका को क्रॉस करके फिर पूरा जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए फर्दर ये ट्रेड रूट जाता है। तो वाटर बॉडी से ये ट्रेड रूट अगर हम चेंज करें और ये रूट यूज करें तो इसकी वजह से डिस्टेंस भी काफी कम हो जाएगा, जो फ्यूल यूज होता है यहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए वो भी काफी कम हो जाएगा। तो ये बेनिफिट्स है इसके, इसीलिए सेतु समुद्रम कनाल प्रोजेक्ट प्लान किया गया था। पर इसमें ड्रेजिंग की जरूरत होगी, मतलब डिगिंग की जरूरत होगी वाटर बॉडी में यहाँ पे, तो ये एडम्स ब्रिज को अफेक्ट होगा जो है राम सेतु। तो इसीलिए यहाँ पे एनवायरमेंटलिस्ट भी इसके अगेंस्ट थे और इवन जो रिलीजियस लीडर्स थे वो भी इसके अगेंस्ट थे कि एडम्स ब्रिज का रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, इसको अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए प्रोजेक्ट कंट्रोवर्सी में हो गया था। और वही एनवायरमेंटलिस्ट क्योंकि ड्रेजिंग की वजह से यहाँ पे फिशरीज वगैरह भी यहाँ पे अफेक्ट होगी, रिसोर्सेज वगैरह भी, तो वो था। तो ये प्रोजेक्ट अभी इनकम्प्लीट ही है, लेकिन ये एडम्स ब्रिज से रिलेटेड सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट था। फिर अगला न्यूज आइटम है वाटर कंजर्वेशन स्कीम अ बिग सक्सेस। तो ये राजस्थान गवर्नमेंट की जो स्कीम है हमने पहले भी कई बार डिस्कस की है, जल स्वावलंबन अभियान। तो इसके अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक यूज किया गया, जो ओल्ड टेक्निक्स थी, ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज थी, उनको भी रिजुनेट किया गया, उनको भी फिर से यूज में लाया गया यूजिंग साइंटिफिक टूल्स, इवन मोबाइल्स एंड अदर डिवाइसेस से आप उसको लाइव मॉनिटर कर सके। ऐसे स्टेप्स लेके इन्होंने जल स्वावलंबन अभियान इनिशिएट किया विद पीपल्स पार्टिसिपेशन। तो इससे काफी सारे ट्रेंचेस किए गए, मड वॉल्स बनाए गए ताकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सके। और यहाँ पे फिर डिपेंडेंसी जो है, क्योंकि राजस्थान एक डेजर्ट स्टेट है, तो यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी काफी टैंकर्स यूज किए जाते हैं। तो अब उन्होंने काफी सक्सेस देखा है इसका, तो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी कोई टैंकर की भी जरूरत नहीं पड़ी इस बार। तो इसीलिए इसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी इसको अपलॉड किया है, इसको प्रेस किया है, इसकी तारीफ की है। और ये कह रहे हैं कि हम और भी इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, और फेजेस भी आएंगे इसके। और हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से भी असिस्टेंस मांगा है जल स्वावलंबन अभियान के लिए अंडर नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये कहा गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हमने कई बार डिस्कस किया, ये जो एनवायरमेंट रिलेटेड केसेस होते हैं वो जुडिशरी यहाँ पे जज ही इनको जो हेड करते हैं, इनके सामने आते हैं। तो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस पे एडजुडिकेट करती है। 2010 से बॉडी बनाई गई है ताकि जो एनवायरमेंट रिलेटेड केसेस है उन पे क्विक केसेस पे एडजुडिकेशन हो सके। तो ये ट्रिब्यूनल है। तो ये है नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज के बारे में भी। तो ये बनाया गया है 2015 में।
सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें फंड एस्टेब्लिश किया है ये, ताकि स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज जो क्लाइमेट चेंज की वजह से एडवर्सली अफेक्टेड है उनको यहाँ पे असिस्टेंस दिया जा सके। तो वो है, ये नाबार्ड के अंदर फंक्शन करती है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी है फॉर NAFCC। और इसके अंदर अभी फिलहाल के लिए कोई एक्सटर्नल असिस्टेंस नहीं क्रेडिट किया गया, मतलब जो और कंट्रीज असिस्टेंस देती है, इवन जो ग्लोबल ग्रीन क्लाइमेट फंड है वहां से जो असिस्टेंस आता है क्लाइमेट चेंज के लिए, वो इसमें अभी क्रेडिट अब तक नहीं किया गया। तो ये अलग ही सेपरेट फंड बनाया गया है। फिर अगला न्यूज आइटम है, मोदी अनाउंसेस ₹2350 करोड़ फॉर नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हम देख रहे हैं कि फ्लड्स की वजह से काफी एडवर्सली अफेक्टेड है। ब्रह्मपुत्र रिवर में ये ऑलमोस्ट एवरी ईयर का होता है कि फ्लड्स होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2350 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, और इमीडिएटली 250 करोड़ रिलीज किया है फॉर फ्लड हिट असम। और बाकी जो फ्लड अफेक्टेड स्टेट्स है उनको भी असिस्टेंस मिलेगा, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, तो इन सबको असिस्टेंस दिया जाएगा। इवन 100 करोड़ का एक कॉपस रखा गया है रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, ये स्टडी करने के लिए कि ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से जो फ्लड्स होते हैं उनके ऊपर एक स्टडी किया जाए, ताकि यहाँ पे रिहैबिलिटेशन भी हो सके और मिटिगेशन भी हो सके कि आगे ऐसे फ्लड्स ना हो। तो इसीलिए ये सारे कंपोनेंट्स इस इनिशिएटिव में इन्वॉल्व है, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन एज वेल एज मिटिगेशन। फिर इसके अंदर वही है, जितना अमाउंट दिया गया है तो इसकी वजह से इसके थ्रू इवन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, ताकि ब्रह्मपुत्र रिवर की वाटर हैंडलिंग कैपेसिटी जो है वो इम्प्रूव किए जा सके। फिर अगला है हर्फिंडाल-हर्शमैन इंडेक्स इन इकोनॉमिक्स। तो ये हर्फिंडाल-हर्शमैन इंडेक्स यूज किया जाता है कि मार्केट में प्रोडक्शन कितना कॉन्सेंट्रेटेड है या डिस्पर्स्ड है वो जानने के लिए। तो प्रोडक्शन काफी सारे प्रोड्यूसर्स है जिसके अंदर प्रोडक्शन डिवाइडेड है, कि थोड़े ही प्रोड्यूसर्स है जिनके अंदर प्रोडक्शन कंसेंट्रेटेड, मतलब कंपटीशन कैसा है मार्केट में वो पता चलता है। तो ये जो इंडेक्स है ये यूज की जाती है एंटी ट्रस्ट एजेंसीज या जो कंपटीशन रिलेटेड एजेंसीज होती है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, तो कंट्रीज ये यूज करती है। जैसे इंडिया में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो उनका रोल है इंश्योर करना कि मार्केट में सफिशिएंट कंपटीशन हो, ताकि माल प्रैक्टिसेस ना हो, वो अपना अनड्यू एडवांटेज ना ले और कंज्यूमर्स फिर अफेक्ट हो गए उस वजह से, अगर मोनोपोली वगैरह होती है तो इसीलिए एंटी ट्रस्ट एजेंसीज इस इंडेक्स को यूज करते हैं। लेकिन एक क्रिटिसिज्म इसके अगेंस्ट ये भी है कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि लीगल बैरियर्स होते हैं एंट्री के लिए, तो उनके बारे में यहाँ पे नहीं किया जाता। उससे बेटर आइडिया मिल सकती है कि कॉम्पिटिशन कैसा है मार्केट में। अगर लीगल बैरियर्स हो गए एंट्री के लिए तो वो जो है उसकी वजह से भी कॉम्पिटिशन अफेक्ट होता है। तो यहाँ पे हर्शमैन इंडेक्स जो है कैलकुलेट किया जाता है, मार्केट शेयर हर एक प्रोड्यूसर का स्क्वायर किया जाता है, मतलब तो ये यहाँ पे जैसे दिया गया, अगर मोनोपोली है तो एक ही फर्म होगी, उसके पास 100% मार्केट उनके कंट्रोल में है, तो 100 का स्क्वायर किया जाता है, मतलब 10,000 मतलब मोनोपोली। तो ये इंडेक्स स्केल जो है ये 10,000 मतलब मोनोपोली। अगर दो फर्म से 50-50 मार्केट डिवाइडेड है तो 5,000 डुओपोली। तो ऐसे करके पूरा स्केल है हर्फिंडाल-हर्शमैन इंडेक्स। फिर अगला न्यूज आइटम है वाइस एडमिरल्स एक्शन इम्पैक्टेड न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। तो ये है आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के बारे में। तो ये आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने अपना रूलिंग दिया है फिलहाल, उन्होंने 5 लाख फाइन लगाया है ऑन फॉर्मर रिटायर्ड वाइस एडमिरल एज सच। तो ये वाइस एडमिरल है PK चैटर्जी, तो इनके ऊपर चार्जेस है नेपोटिज्म के। तो नेपोटिज्म का मतलब होता है कि अपने ही रिश्तेदारों को फेवर करना। तो यहाँ पे उन्होंने अपने सन इन लॉ को फेवर किया था, अपने जमाई को, जिस वजह से इंडिया के अंडर वाटर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को नुकसान हुआ। तो यहाँ पे उन्होंने आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने ये भी क्वेश्चन उठाया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि नेपोटिज्म के जैसे एक्शंस, ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं और कोई इनबिल्ट मैकेनिज्म नहीं है कि ऐसा इंसिडेंट ना हो आगे, इसका ध्यान रखने के लिए। तो ये क्वेश्चन भी उन्होंने उठाया है। और जिन कमांडर ने इसके अगेंस्ट कंप्लेन किया था, मिस्टर कमांडर लुथरा है ये, तो उन्होंने कंप्लेन किया था कि जो यहाँ पे इंडिया की जो न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन्स है, फिलहाल 2 न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन्स है, एक है INS चक्र और INS अरिहंत। तो INS चक्र हमने लीज किया है रशिया से, और ये फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन है इंडिया की। तो ये INS चक्र को ऑपरेट करने के लिए काफी सारे जो नेवी के कमांडर्स है, इनको रशिया भेजा गया था ट्रेनिंग के लिए, और इनको वहां पे 40 मंथ्स की ट्रेनिंग दी गई
मल्टीपल टाइम्स भेजा गया और काफी सारा कॉस्ट इनकर किया गया ताकि ये ट्रेन हो सके, और ये ट्रेन होके INS चक्र को ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन INS अरिहंत के लिए इन्होंने अपने ही सन इन लॉ को इंचार्ज बनाया। ये INS अरिहंत जो है ये इंडियन सबमरीन है, इंडिया ने इसको खुद मैन्युफैक्चर किया, तो ये इंडियन मेड सबमरीन है। इसके लिए ट्रेनिंग भी डोमेस्टिकली हुई और इसके लिए उनको प्रमोट किया गया, और जो ये कमांडर लुथरा था उनको प्रमोशन डिनाई किया गया। तो इस वजह से जो ये नेपोटिज्म यूज किया गया उस वजह से उन्होंने प्रीमेच्योरली रिटायर भी कर लिया। लेकिन अभी आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया है कि इनको प्रमोशन ड्यू था और इवन इनको प्रमोट करना चाहिए। तो लेकिन वही है कि फाइनली जो हमारा इतना एक्सपेंडिचर हमने किया वो हमेशा के लिए वो लॉस हो गया है। तो ये स्टेटस सामने आया है केस। और ये इंडियन नेवी के पास जो कैपेबिलिटीज है, जो वॉरशिप्स वगैरह भी है, वो मेंशन की गई है। तो हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी है, जैसे INS विक्रमादित्य, विक्रमादित्य भी रिटायर हो गई है अभी, तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में है। फिर इवन जो हमारी सबमरीन्स है, सबमरीन्स जो है कन्वेंशनल सबमरीन्स मतलब डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स जो है पुरानी है, जिसको हम स्कॉर्पियन से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो ये है प्रोजेक्ट 75, जिसके अंदर हम 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स प्रोक्योर कर रहे हैं फ्रॉम फ्रांस। और फिर प्रोजेक्ट 75 आई है, प्रोजेक्ट 75 इंडिया, जिसके अंदर हम 6 सबमरीन्स बना रहे हैं इंडिया में, राइट। तो ये प्रोजेक्ट्स प्लान है, ये न्यूक्लियर सबमरीन्स नहीं है। जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो है ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स है। जो न्यूक्लियर सबमरीन है, एक है INS चक्र जो अभी हमने डिस्कस किया, ये रशिया से हमने लीज पे लिया है 2012 में $900 मिलियन के लिए, और इवन सेकेंड वन लीज पे लेना चाह रहे हैं। और जो हम इंडिजिनियसली डेवलप किया है वो है INS अरिहंत, जिसको कमीशन किया गया 2016 में। और भी हम सबमरीन्स, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इंडिया में। फिर अगला न्यूज आइटम है सोमालिया साइंस पैक्ट ऑन कन्विक्ट्स। तो ये सोमालिया एक अफ्रीकन कंट्री है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, यहाँ पे तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो ये पार्ट है हॉर्न की तरफ बाहर आते हैं, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। तो यहाँ पे पायरेसी के काफी कंसर्न्स है। तो पायरेसी रिलेटेड कोऑपरेशन इंडिया और ये अफ्रीकन नेशन के बीच में है, पर अब हमने और एक अग्रीमेंट साइन किया है। यहाँ पे सोमालिया के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में विजिट पे थे, तो ये हमने अग्रीमेंट साइन किया है कि जो सेंटेंस कन्विक्ट्स है उनको ट्रांसफर किया जा सके कंट्री के बीच में। तो यहाँ पे पायरेसी रिलेटेड ऑपरेशंस की वजह से इंडियन ओशन रीजन भी अफेक्ट होता है, तो इसीलिए ये सिग्निफिकेंट है। तो ये है, और इवन सोमालिया के साथ हमारे बायलैटरल रिलेशंस इनफ्रीक्वेंट ही रहे हैं, पर हम उनको डेवलपमेंट असिस्टेंस देते हैं। सोमालिया इज वॉर टॉर्न नेशन, सिविल वॉर चल रहा है यहाँ पे। हमने इनको मिनी बसेस जैसे प्रोवाइड किए, असिस्टेंस एक्सटेंड किया है। और इवन सोमालिया ने 2015 इंडिया अफ्रीका फोरम समिट में पार्टिसिपेट किया था, जहाँ पे काफी सारी अफ्रीकन नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। ये न्यू दिल्ली में हुआ था अक्टूबर 2015 में। तो वही है। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये सोमालिया नेशन यहाँ लोकेटेड है। ये रेड सी है, गल्फ ऑफ एडन, ये जिबौती छोटा सा नेशन है अफ्रीका में, ये इंडियन ओशन रीजन है। तो ये सोमालिया स्टेट है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और ये है इंडिया अफ्रीका फोरम समिट। तो ये थर्ड इंडिया अफ्रीका फोरम समिट हुई थी अक्टूबर 2015 में। फर्स्ट इंडिया अफ्रीका फोरम समिट थी 2008 में, और यहाँ पे काफी सारे अफ्रीकन नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। हमारे इंडिया अफ्रीका रिलेशंस हमने काफी इम्प्रूव किए हैं, यहाँ पे हम काफी डेवलपमेंट असिस्टेंस भी देते हैं। ट्रेड रिलेशंस भी काफी है हमारे दोनों नेशंस के बीच में। बिजनेस जो है, ट्रेड, जैसे कि हम इंपोर्ट जो है मेजरली क्रूड पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं अफ्रीका से, और एक्सपोर्ट्स में प्रोसेस्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, मतलब जो फार्मास्यूटिकल्स में हम जेनरिक ड्रग्स के लिए एक हब माने जाते हैं इंडिया, तो इसीलिए यहाँ पे जेनरिक ड्रग्स भी हम प्रोवाइड करते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को। कार्स वगैरह भी यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट होती है। तो ये है। फिर अगला न्यूज आइटम है एमपी शुडंट हाइक देयर ओन सैलरीज, वरुण। तो ये बीजेपी के एमपी है लोकसभा में, मिस्टर वरुण गांधी, सन ऑफ मनिका गांधी एंड संजय गांधी। तो ये ग्रैंडसन ऑफ इंदिरा गांधी है। तो ये बीजेपी एमपी कह रहे हैं कि जो इंडिया में एमपीज खुद अपनी सैलरी इंक्रीज करना चाहते हैं, तो ये एक्चुअली शेमफुल है। वो कह रहे हैं कि इंडिया में इतने फार्मर सुसाइड कमिट कर रहे हैं और सैलरीज खुद ही, अपनी सैलरी खुद ही पास करते हैं, मतलब लेजिस्लेशन पार्लियामेंट में ही पास होता है उनकी सैलरी इंक्रीज करने के लिए। तो वही वो कह रहे हैं कि इसके लिए एक एक्सटर्नल स्टैट्यूटरी बॉडी होनी चाहिए जो डिसाइड करे पार्लियामेंटेरियंस की सैलरी। ये वो सजेस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोकसभा का परफॉर्मेंस काफी ड्रॉप हो गया है। अगर आप 1952 में देखिए, जो फर्स्ट लोकसभा था, तब डेज ऑफ वर्किंग
जो था लोकसभा का 123 डेज वो काम करते थे एक साल में, और 2016 में सिर्फ 75 डेज हो गया। तो जब परफॉर्मेंस इतना गिर गया है, इवन वो कह रहे कि शेमफुल है ये कि टैक्सेशन बिल्स है जैसे कि इंपॉर्टेंट बिल जैसे आधार बिल भी सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर पास किया गया, इवन एक कमेटी को भी नहीं रेफर किया गया। तो ये स्टेटस है लेजिस्लेशन का, तो ये शेमफुल कह रहे हो। तो ऑफकोर्स ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, अदरवाइज इंपॉर्टेंट बिल्स पार्लियामेंट्री कमिटीज को रेफर किए जाते हैं, वो वहां पे उनको डिस्कस करते हैं, उनके रिपोर्ट्स बनाते हैं, फिर पार्लियामेंट उनके ऊपर स्टडी करते हैं और फिर बिल्स पास किए जाते हैं। पर काफी बिल्स जैसे हमने देखा है कि जल्दबाजी में पास किए जाते हैं, तो उसके ऊपर भी वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट को ये पसंद नहीं आएगा, पर यही है, वो फैक्ट है, वो बता रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे जो उनकी पहली कैबिनेट थी, फर्स्ट मीटिंग थी, उसमें उन्होंने ये डिसाइड किया था कलेक्टिवली कि वो 6 महीने तक अपनी सैलरीज नहीं लेंगे क्योंकि लोग सफर कर रहे हैं इसीलिए। तो उनसे हमको सीखना चाहिए, और ये जो सैलरीज खुद ही अपनी सैलरीज बढ़ा रहे, तो ये डेमोक्रेसी के मॉरल्स के अगेंस्ट है, ये स्टेटमेंट वो दे रहे हैं। फिर अगला है मैन्युफैक्चरिंग PMI at 47.9 records steepest contraction since Feb 2009। तो कल हमने देखा था IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आज हम देख रहे हैं ये मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। तो ये IIP जो है वो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन वो रिलीज करती है मंथली, और ये परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है, ये गवर्नमेंट से रिलीज नहीं आता, मंथली इसका भी रिलीज होता है। तो ये जुलाई 2017 का जो डेटा सामने आया है, तो इधर वैल्यू इसकी है 47.9। तो ये PMI को रीड करने का ये तरीका है कि अगर 50 से ज्यादा है तो मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सपांशन है अबव 50, और अगर 50 से कम है मतलब के इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट हो रही। तो फिलहाल जो जुलाई के डेटा फैक्ट फिगर है वो है 47.9, मतलब कॉन्ट्रैक्शन है, और ये लोवेस्ट लेवल है सिंस फेब 2009। इवन पिछले महीने ये 59.9 था। तो इसका एक एंटायरली इसका रीजन बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट एंटायरली है बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ GST, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जुलाई 1 को इम्प्लीमेंट हुआ है, उस वजह से ये स्लो डाउन आया है। क्योंकि एम्बिग्विटी है, टैक्स रेट्स थोड़े ज्यादा भी है, प्लस क्लैरिटी नहीं है अब तक। तो ग्रेटर क्लैरिटी के बाद ऑफकोर्स इंप्रूव होगा, और ये एक्सपेक्टेड था कि GST इंप्लीमेंट होने के बाद कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा होगा, क्योंकि जैसे कंपेंसेशन भी हमने देखा है कि GST के अंदर स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि उनको जो उनका कम होगा अगर टैक्स कलेक्शन, तो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट उनको कंपेंसेशन भी देगी 5 साल के लिए। ये सब हमने ऑलरेडी GST में डिस्कस किया। तो इनिशियल फेज में ये एक्सपेक्टेड है, वंस ट्रांजिशन हो जाए उसके बाद ये बेनिफिट्स बताएंगे। तो वही है, तो ये उस लाइन पे ही हम देख रहे हैं कि PMI में भी स्लो डाउन दिखाया गया है। तो यहाँ पे वही डिटेल्स दिखाए गए कि IIP और PMI क्या होता है। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, जैसे हमने कहा, ये मंथली रिलीज आता है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और जो परचेजिंग मैन्युफैक्चरर्स इंडेक्स, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी, तो ये मंथली सर्वे किया जाता है। 300 मैनेजर्स ऑफ इंडस्ट्रियल कंपनीज का सर्वे किया जाता है, और उनके बेसिस पे ये इंडेक्स बनाया जाता है। तो ये 2 इंडिकेटर्स है, एक गवर्नमेंट से आता है और एक इंडस्ट्री से। तो ये फिर लास्ट न्यूज आइटम है राइजिंग टेम्परेचर्स ड्राइव अप फार्मर्स सुसाइड्स इन इंडिया, US स्टडी। तो ये US रिसर्चर है, उन्होंने स्टडी की है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया US से। उन्होंने कहा है कि इंडिया में 59,000 फार्मर्स सुसाइड्स हुए पिछले 30 सालों में, जिनको कहा जा सकता है ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हुए। तो ये वो आर्ग्यूमेंट रख रहे हैं, उन्होंने पूरा रिसर्च किया है, उन्होंने सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का डेटा यूज किया है, और जो सुसाइड्स भी है, फार्मर सुसाइड्स डेटा उन्होंने यूज किया है, जो नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड्स ब्यूरो प्रोवाइड करते हैं उसका डेटा यूज करके उन्होंने 1967 से 2013 तक का पूरा डेटा लिया है कि कितना क्लाइमेट चेंज किया है, क्रॉप यील्ड किया था, और फार्मर्स सुसाइड्स कितने हुए। और ये पूरी स्टडी को उन्होंने लिंक करके यहाँ पे बताया है कि इवन अगर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है टेम्परेचर अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस इन अ सिंगल डे ड्यूरिंग क्रॉप ग्रोइंग सीजन में जब टेम्परेचर राइज होता है, तो उस वजह से अराउंड 70 सुसाइड्स ऑन एन एवरेज हो जाते हैं। तो ये वो फैक्ट सामने रख रहे हैं। जब क्रॉप ग्रोइंग सीजन नहीं होता है,
मतलब ड्यूरिंग अदर सीजन्स तो इसकी वजह से फिर तब वहाँ पे सुसाइड्स इंक्रीज नहीं होते, लेकिन अगर क्रॉप ग्रोइंग सीजन के टाइम पे होता है तो काफी सुसाइड्स इस वजह से होते हैं। तो ये वो कह रहे, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस राइज की वजह से भी क्रॉप यील्ड काफी कम हो जाता है। इवन प्रोफेसर MS स्वामीनाथन जो प्रोमिनेंट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है इंडिया के, उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया, कहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से क्रॉप यील्ड पे अफेक्ट होता है। ये तो एक फैक्ट है जो हमने 1980s में भी डिस्कवर किया था कि अगर 1 to 1.5 डिग्री सेल्सियस भी इंक्रीज होता है तो क्रॉप्स अफेक्ट होते हैं। एक मंथ का क्रॉप मतलब अराउंड 300 to 400 kg यील्ड डिक्रीज हो जाता है। तो वही है, तो यहाँ पे वही चीज सामने रखी गई है। और इंडिया में एवरेज टेम्परेचर वही है कि 3 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होगा बाय 2050 एक्सपेक्टेड भी है। तो इसीलिए उसकी वजह से एग्रीकल्चर पे भी बर्डन आता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्रिटिसिज्म यही है कि बाकी रीजंस की वजह से भी सुसाइड्स हुए होंगे, वो इंक्लूड नहीं किए गए हैं। तो ऑफकोर्स वो कह रहे हैं कि ये प्रोबेबल रीजन हो सकता है क्लाइमेट चेंज। तो इसीलिए गवर्नमेंट को यहाँ पे फार्मिंग सेक्टर के लिए भी स्टेप्स लेने चाहिए ताकि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये एडवर्सली अफेक्ट ना। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।